अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि पेशेंट जो है वो चेस्ट पेन के साथ आया था, उसको एसीएस है या स्टेमी है या एनस्टेमी है या फिर अनस्टेबल एंजाइना है, तो आप फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टेमी, अनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना में बेसिकली फ़र्क है क्या और किस वजह से इनकी मैनेजमेंट में डिफरेंस है। स्टेमी जो है वो एसटी एलिवेशन एमआई है और ईसीजी में एसटी एलिवेशन होगी दो कंटिगुअस लीड्स में, यानी एक ही टेरिटरी की दो लीड्स के अंदर अगर एसटी एलिवेशन है तो हम उसको एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं। उसमें होता ये है कि कोई भी कॉर्नरी आर्टरी की हो सकती है, आरसीए है, राइट कॉर्नरी आर्टरी है, लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी है, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स है। उसमें क्या होगा कि उसकी जो आर्टरी है पेशेंट की वो 100% ब्लॉक हो गई होगी, मुकम्मल बंद हो गई होगी। जबकि एन स्टेमी या नॉन एसटी एलिवेशन एसीएस में क्या होता है कि वो आर्टरी 100% बंद नहीं होती, कुछ ना कुछ फ़्लो अभी आ रहा होता है। इस वजह से इस्कीमिक चेंजेस जैसे कि टी वेव इन्वर्जन, एसटी डिप्रेशन होंगी, एसटी एलिवेशन नहीं होगी और कार्डिक एंजाइम्स रेज्ड होंगे, तो हम उसको कहते हैं नॉन एस टी ई ए सी एस। तीसरा जो अनस्टेबल एंजाइना है उसमें क्या होता है कि अभी एंजाइना है, पेशेंट को इस्कीमिया है, लेकिन उसकी वजह से कोई मायोसाइट्स की नेक्रोसिस नहीं हो रही, इसलिए हम उसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जो हम जिस तरह नॉन एस टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन या एस टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं, तो इसको हम सिर्फ अनस्टेबल एंजाइना का नाम देते हैं कि उससे चेस्ट पेन हो रही है, पेशेंट को ईसीजी में चेंजेस हो भी सकती हैं लेकिन जो है वो कार्डिक एंजाइम जो हैं वो उसके रेज नहीं होंगे। अब स्टेमी, जैसे कि मैंने बताया कि 100% आर्टरी की ब्लॉकेज है, तो ये एक एक्यूट एमरजेंसी है। अब अगर हम उसका उस आर्टरी का फ़्लो जो है वो उसको रिगेन नहीं करेंगे तो जाहिर है वो मायोसाइट्स की जो है वो नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे आपको पता है कि हार्ट मसल्स जो मायोसाइट्स हैं उनकी अगर नेक्रोसिस या डेथ होगी तो फिर वो दोबारा रीजनरेट नहीं होते, इसलिए हमें वो फ़्लो फ़ौरन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जो आइडियली ये है कि अगर पेशेंट आपके पास स्टेमी के साथ आता है और 120 मिनट्स के अंदर वो कैथ लैब के अंदर, ठीक है, वो शिफ्ट हो सकता है, तो उसकी एंजियोग्राफी करके और वो कल्प्रिट वेसल जिसकी वजह से उसको एस टी एलिवेशन एम आई हुआ है उस आर्टरी के अंदर अगर स्टेंट डाल सकता है तो उसको डाल दिया जाए। इसको हम प्राइमरी पीसीआई कहते हैं, प्राइमरी परक्यूटेनियस इंटरवेंशन कहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। चंद बड़े जो कार्डिक सेंटर्स हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है और वहाँ पे ये प्राइमरी पीसीआई होती भी है। लेकिन अगर ज़ाहिर है आपके पास कैथ लैब यानी एंजियोग्राफी का डिपार्टमेंट नहीं है तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले अगर पेशेंट जो है वो बीएचयू पे आपके पास आता है और आपने ईसीजी करवा ली, अगर आपके पास आरआईसी है, टीएचयू है, वहाँ पे आपने ईसीजी करवा लिया और आपने देखा कि इसमें एसटी एलिवेशन एमआई है, तो इमीडिएट स्टेप्स आप क्या करेंगे। नंबर 1 ये करेंगे आप कि पेशेंट को इमोबिलाइज कर देंगे, पेशेंट को चलने फिरने से बिल्कुल मना कर देंगे और उसको बिल्कुल भी एग्जर्शन नहीं करने देंगे, क्योंकि हार्ट के ऊपर स्ट्रेस पहले ही बहुत ज़्यादा है। अगर वो मरीज़ थोड़ा सा भी चलेगा तो वो स्ट्रेस और बढ़ता जाएगा। दूसरे नंबर पे आप उसको प्री मेडिकेशन देंगे और वो प्री मेडिकेशन में 3 दवाइयाँ आती हैं। नंबर 1 है डिस्प्रिन, 300 mg की जो स्टैंडर्ड हमारे यहाँ पे डिस्प्रिन एस्प्रिन अवेलेबल है वो। 4 क्लोपिडोग्रिल की टैबलेट्स 75 mg वाली, वो भी 300 mg बन जाएगी और 1 cc इंजेक्शन हेपरिन देंगे उसको हम। अच्छा, डिस्प्रिन जो है वो आपने मरीज़ को चबा के कहना है कि खाए। उसकी कुछ वजूहत ये हैं कि एक तो वजह ये है कि उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो चबाने से उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है। 1-2 स्टडीज़ के मुताबिक अगर मरीज़ उसको चबा के खाता है तो वो 8 मिनट के अंदर अपना एक्शन स्टार्ट कर देती है, एज़ कम्पेयर टू अगर वो पानी के साथ खाता है तो वो 14 मिनट में अपना एक्शन शुरू करती है। तो हमारे एक टर्म यूज़ होती है कि टाइम इज़ मसल, कि जितना जल्दी हम वो फ्लो रिगेन करेंगे उस वेसल का, उतनी ही हम मरीज़ की जो है वो जान बचाने में उतना ही उसकी मदद कर सकेंगे। तो डिस्प्रिन का इसमें बड़ा ही किरदार है। डिस्प्रिन के बारे में बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं
और ज़्यादातर का यही ख्याल है कि जो डिस्प्रिन है उसका जो इंसान की जान बचाने में या मॉर्टेलिटी में जो बेनिफिट है वो जो इंजेक्शन एस के जिसको स्टेप्टोकाइनेज कहते हैं उसके आलमोस्ट इक्विवेलेंट है। डिस्प्रिन 23% मोर्टेलिटी को रिड्यूस करती है और स्टेप्टोकाइनेज 25% मोर्टेलिटी को रिड्यूस करता है। तो इसलिए डिस्प्रिन इज़ अ वंडर ड्रग। मेरे ख्याल में हर डॉक्टर के पास, आप कहीं पे भी कर रहे हैं जॉब, आपके सेटअप पे ये मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये बहुत ही सस्ती मेडिसिन है। इसको आप अपनी पॉकेट में रखें, अपने बैग में रखें, हर वक्त अपने पास रखें, क्योंकि इसको हम गरीबों का एसके भी कहते हैं। देखें ना कि एसके से भी 25% मोर्टेलिटी रिड्यूस हो रही है और डिस्प्रिन से 23% हो रही है, और दोनों को मिला के जो है वो ओवरऑल इनका इफेक्ट 42% होता है। तो इसलिए डिस्प्रिन जो है वो कोशिश करें हर वक्त आपके आसपास, किसी भी जो आपका प्राइवेट सेटअप है उसमें आपके आसपास पड़ी हो, ताकि कोई भी इस तरह एस टी एलिवेशन वाला, स्टेमी वाला पेशेंट हो तो आप उसको डिस्प्रिन दे दें। डिस्प्रिन देंगे, 4 क्लोपिडोग्रिल देंगे, लो प्लेट के नाम से, प्रोग्रेल के नाम से आती हैं, और इंजेक्शन हेपरिन 1 cc देंगे। उसके बाद अगर तो आपके पास फैसिलिटी है स्टेप्टोकाइनेज की, तो आप जो है वो उसको उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रूल आउट करके उसको इंजेक्शन एसके लगवाएंगे। अच्छा, एसके जो है वो उसका बेहतरीन इफेक्ट होता है विद इन 6 आवर्स के अंदर लग जाए, लेकिन 24 आवर्स तक भी अगर मरीज़ को चेस्ट पेन है तो आप उसको 24 आवर्स तक भी लगवा सकते हैं। इवन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप 24 आवर के बाद भी अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रही है और ईसीजी में चेंजेस अभी भी परसिस्ट कर रही हैं तो आप फिर भी उसको थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं, स्टेप्टोकाइनेज दे सकते हैं। अच्छा, आइडियली ये जो है वो स्टेप्टोकाइनेज जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। आइडियली ये तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं दुनिया में, लेकिन यूके में और पाकिस्तान में स्टेप्टोकाइनेज क्योंकि ये सस्ता है और वो काफ़ी महंगे इंजेक्शन है, उनको अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है हमारे मुल्क के अंदर, तो फिर हम जो है वो स्टेप्टोकाइनेज ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बल्कि मोस्टली 99% हमारे सेटअप्स पे जो है वो स्टेप्टोकाइनेज ही अवेलेबल है। तो अगर स्टेमी का पेशेंट होगा तो नंबर 1 प्राइमरी पीसीआई होनी चाहिए, वो फैसिलिटीज़ बहुत कम जगहों पे है। नंबर 2 जो है आपने प्री मेडिकेट करके डिस्प्रिन, लो प्लेट और हेपरिन 1 cc के साथ स्टेप्टोकाइनेज इंजेक्शन देना। जबकि नॉन स्टेमी जैसे मैंने बताया था कि उसमें 100% ब्लॉकेज नहीं है, तो उसमें जो है स्टेप्टोकाइनेज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो नॉन स्टेमी जो पेशेंट हैं उनके अंदर स्टेप्टोकाइनेज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और वो हम नहीं लगवाते हैं। उनमें फिर क्या करते हैं, उनमें प्री मेडिकेशन ऐसे ही करते हैं, डिस्प्रिन 1 चबा के खा ले, 4 लो प्लेट दे दे, 1 cc हेपरिन दे दें। उसके बाद पेशेंट को 7 डेज़ तक लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देते हैं। अगर एडमिशन कर सकते हैं मरीज़ को तो आप दाखिल करके 48 आवर्स के लिए हमारे सेटअप्स में हम उनको इंजेक्टेबल हेपरिन देते हैं। उसके बाद डिस्चार्ज पे 4 to 5 डेज़ के लिए लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे देते हैं, जो कि क्लेक्सिन के नाम से आती है। उसका जो वेट के हिसाब से अगर 60 है तो 0.6 देंगे, अगर 80 है तो 0.8 ml जो है वो इंजेक्शन बीडी में लगवाते हैं सुबह शाम। इसी तरह एक इंजेक्शन आता है एरिक्स्ट्रा। एरिक्स्ट्रा 2.5 mg का होता है, उसकी ओडी डोज है, तो आप वो एरिक्स्ट्रा जो है वो ओडी डोज में लगवा दें 4 से 5 दिन के लिए। टोटल 7 दिन के लिए जो पेशेंट को आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देनी है। अच्छा, तो ये नॉन स्टेमी का हो गया। और उसके बाद आ जाता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में क्योंकि पेशेंट को कोई जो है वो स्कीमिया ऐसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से जो है वो उसके जो है वो मायोसाइट्स की नेक्रोसिस हो रही हो, तो हम उनको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। उनको जो है वो जो रूटीन की एस्कार्ड, लो प्लेट जो है वो और एक लिपिड लोअरिंग ड्रग के साथ उनको हम भेज सकते हैं कि फ़र्दर उनकी जो है वो मज़ीद टेस्टिंग की जाए। लेकिन जब पेशेंट आपके पास चेस्ट पेन के साथ आएगा तो आपको ज़ाहिर है इनिशियली तो नहीं पता होगा कि ये नॉन स्टेमी है कि अनस्टेबल एंजाइना है, तो आप लोड उसको वैसे ही करेंगे विद 1 डिस्प्रिन, 4 क्लोपिडोग्रिल, 1 cc हेपरिन, और उसके कार्डिक एंजाइम्स टाइम के हिसाब से जैसे मैंने बताया था कि अगर 3 आवर्स हुए हैं तो आप CKMB भिजवा दें, 4 to 6 आवर्स हुए हैं तो ट्रोपोनिन भिजवा दें। तो ये आप करें। अगर वो नेगेटिव आ जाता है, ECG में चेंजेस, सीरियल ECGs करवा लें, 2-3 1 घंटे के बाद ECG करवा लें। अगर ECG चेंजेस स्टैटिक रहती हैं, पेशेंट की चेस्ट पेन सेटल हो जाती है, कार्डिक एंजाइम जो है वो नेगेटिव आ जाते हैं, तो आप उसको अनस्टेबल एंजाइना करके लेबल करके उसको OPD फॉलोअप के लिए बुला सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली पता होनी चाहिए चीज़ें, स्टेमी, अनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना को कैसे आप
कहीं किसी भी सेटअप पे हो तो मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।